नमस्ते दोस्तों। भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो यूनियन बजट है 2021-22 का उसे संसद में जो है वो पेश कर दिया है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि इस बजट के 10 हाईलाइटेड पॉइंट क्या हो सकते हैं हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद में हमें ये बात पता होना जरूरी है कि भारत के जो वित्त मंत्री रहे हैं मोरारजी देसाई, या फिर जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा बार यानी करीबन 10 बार जो है वो उन्होंने बजट जो है उसे पेश किया है। उसके बाद में एक बात ये भी आई है कि क्या निर्मला सीतारमण पहली ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर है, तो ऐसी बात नहीं है। जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने 1966 से 1977 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था, उन्होंने 1970-1971 में जो है वो बजट को पेश किया था, लेकिन वो उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री भी थी। तो अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण जी की, तो ये फुल टाइम वित्त मंत्री है, जिन्होंने 2019 में भी बजट को पेश किया था और इस साल भी उन्होंने बजट को पेश किया है। अगर हम ओरिजिन की बात करें बजट वर्ड के, तो ये एक फ्रांस का वर्ड है जिसका मतलब होता है कि लेदर बैग। इसीलिए जो भारत के पहले वित्त मंत्री थे, जिनका क्या नाम था, उनका नाम था आर के शनमुग शेट्टी जी। उन्होंने 26 नवंबर 1947 को भारत का जब बजट पेश किया था, तो उनके पास जो बैग था वो लेदर का ही बैग था। उसके बाद में अगर हम रेवेन्यू की बात करें हमारे पहले बजट की, तो वो था 171 करोड़ और जो फिस्कल डेफिसिट था वो था करीबन 25 करोड़। अब यहाँ पर दो टर्म्स आई है, एक आई है रेवेन्यू और एक आई है फिस्कल डेफिसिट। तो इसका क्या मतलब होता है, तो अगर हमारी पेमेंट 100 रुपये होगी और हम एक्सपेंडिचर में 60 रुपये खर्चा करेंगे, तो जो हमारा 40 रुपये बचेगा उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर ये जो बजट है इसके लिए सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है। तो अगर हम बात करें बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज़ की, तो इससे करीबन 20% जो है वो सरकार के पास 1 रुपये में से पैसा आता है। उसके बाद में 18% जो जीएसटी लोग पे करते हैं उससे आता है। उसके बाद में 18% कारपोरेशन टैक्स से आता है, 17% इनकम टैक्स से आता है, यूनियन और एक्साइज ड्यूटी से 7% आता है, कस्टम ड्यूटी से जो है वो 4% आता है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10% आता है, और नॉन डिविजन कैपिटल रिसिप्ट से 6% आता है। तो अगर हम मोटी मोटी बात करें तो जो आरबीआई से लोन लिया जाता है, या फिर जो इनकम टैक्स हम भरते हैं, या फिर जीएसटी भरते हैं, इससे सरकार के पास पैसा जमा होता है। उसके बाद में अब ये जो पैसा जमा हुआ है इसे सरकार खर्च किस पर करती है, तो जो इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, जो हमने लोन लिया है उसमें जाते हैं 18%। उसके बाद में जो स्टेट्स है उन्हें दिया जाता है 20%। उसके बाद में जो सेंट्रल की स्कीम्स होती है उसमें जाते हैं 13%। उसके बाद में जो फाइनेंस कमीशन होता है या फिर अदर ट्रांसफर होता है उसमें जाते हैं 10%। अदर एक्सपेंडिचर में 10% जाता है। जो पेंशन स्कीम्स दी जाती है उसमें जाते हैं 6%। उसके बाद में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती है उसमें 9%, सब्सिडीज में 6% और डिफेंस के सेक्टर में 8%। तो ऐसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैसा आने का और पैसा जाने का। उसके बाद में इस बजट में जो नई चीज़ें हुई है वो कुछ इस प्रकार हुई है कि जो भारत की निर्मला सीतारमण है, जो कि वित्त मंत्री है, उन्होंने जो बजट है उसे पेश करने के पहले वो राष्ट्रपति से जाके मिली है। उसके बाद में अगर हम बात करें इस बजट की, तो ये बजट जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेदर बैग में जो है वो होता था, लेकिन इस साल पेपरलेस बजट जो है वो पेश किया गया है। यानी कि जो रेड कलर का दिख रहा है इसके अंदर एक टैबलेट था और वो टैबलेट पर पढ़कर ही जो निर्मला सीतारमण जी है उन्होंने बजट को पेश किया है। इस साल जो बजट की थीम थी वो थी आत्मनिर्भर भारत एंड द संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट इज प्लान टू बी स्ट्रेंथन थ्रू। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इस साल टोटल 6 पिलर्स थे, वो कुछ इस प्रकार थे: हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एस्पिरेशनल इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत, ह्यूमन कैपिटल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। यानी कि जो हेल्थ केयर है उसमें सबसे ज़्यादा इस बार खर्चा करा गया है वो है 64,180 करोड़। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए, जिसमें 17,000 रूरल और 11,000 अर्बन जो है वो हेल्थ वेयरनेस सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे। उसके बाद में 35,000 करोड़ रुपए जो है वो वैक्सीन के लिए भी दिए गए। अगर हम ईयर वाइज हेल्थ पर जो पैसा खर्चा होता है वो जीडीपी के कितना प्रतिशत होता था उसकी अगर बात करें, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 2014 से 2020-21 तक हमें एक चार्ट दिख रहा है, जिसमें इस साल जीडीपी के करीबन 1.8% पैसा जो है वो हेल्थ पर खर्चा करा गया है। पिछले साल की अगर बात करें तो जो अमाउंट दिया गया था वो था 94,452 करोड़ रुपए, लेकिन इस साल वो अमाउंट बढ़ा के जो है वो 2,23,846 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि पिछले साल से इस बार करीबन 137% की जो है वो वृद्धि दिखाता है। उसके बाद में जो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर था वो था एग्रीकल्चर, क्योंकि जो किसान है वो काफ़ी दिनों से आंदोलन भी कर रहे हैं। तो किसानों के लिए जो है वो 16.5 लाख करोड़ रुपए का जो है वो राशि जो है वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में खर्च होगी, ऐसा जाहिर करा गया है, जिसमें 1,000 जो है वो ई नाम मंडी जो है वो शुरू करी जाने वाली है। उसके बाद में उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से ये बताया कि जो एमएसपी है उस पर जो सरकार खरीदी करती है वो इस साल 2013-14 में कितनी होती थी और 2019-20 या फिर 2020-21 में कितनी हुई है। जिसमें हम अगर व्हीट यानी कि गेहूं की बात करें तो 2013-14 में 33,874 करोड़ रुपए का गेहूं जो है वो खरीदी करा गया था, लेकिन 2020-21 में ये 75,060 करोड़ रुपए का हुआ है। उसके बाद में अगर हम बात करें रेलवेज की, तो रेलवेज के लिए जो वो रेलवे को इलेक्ट्रीफाई यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक करने के लिए 2023 का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद में मेट्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 2020-21 में 6,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, 2021-22 में इसे बढ़ाकर 18,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें रोड एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसके लिए इस साल सबसे ज़्यादा
पैसे यानी कि इससे पहले रोड और हाईवेज के लिए 1,18,101 करोड़ रुपए कभी भी नहीं दिए गए हैं। इसमें अगर स्टेट्स की बात करें तो तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और आसाम जो है इन्हें ये राशि जो है वो प्रदान करी गई है हाईवे बनाने के लिए। उसके बाद में अगर हम हाईवेज की बात करें तो हाईवेज की जो प्रतिदिन जो हाईवे बनते हैं उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर हमें जैसा दिख रहा है ईयर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, तो करीबन 12, 17, 23, 27, 30, 28 और 22 किलोमीटर पर डे जो है वो रोड यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद में जो अगली फील्ड है वो है एजुकेशन में जो है वो 15,000 जो स्कूल है उन्हें क्वालिटेटिवली स्ट्रेंथन किया जाएगा, यानी कि जो उनकी क्वालिटी है एजुकेशन की वो बढ़ाई जाएगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। उसके बाद में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है वो ये हुई है कि 100 नए सैनिक स्कूल जो है वो शुरू करे जाने वाले। उसके बाद में अगर हम बात करें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो लेह लद्दाख में जो है वो बनाई जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो जीडीपी होता है उसमें जो परसेंटेज होता है एजुकेशन का जीडीपी का वो कितना होता है, तो अगर हम ईयर वाइज बात करें 2014 से लेकर 2020-21 तक तो हम देख सकते हैं कि जो 3.5% जो है वो एजुकेशन पर इस साल जीडीपी का खर्चा होने वाला है। उसके बाद में अगर हम बात करें जो हमारा अगला सेक्टर है वो कुछ इस प्रकार है, वो है इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो 1.97 लाख करोड़ रुपए जो है वो अगले 5 साल में जो है वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के रूप में जो है वो खर्चा करे जाने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत को बनाने की जो है वो योजना करी जाएगी। उसके बाद में जो यूथ है उनके लिए जो जॉब है वो क्रिएट करने की योजना भी जो है वो सरकार चलाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके बाद में एक मित्रा स्कीम है जो उन्होंने लॉन्च किया है, उसका ये मतलब होता है कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, यानी कि करीबन भारत में जो है वो अगले 3 साल में जो है वो 7 नए टेक्सटाइल पार्क जो है वो शुरू होने वाले हैं। अगर हम ये बात करें कि महिलाओं के लिए या फिर जो अगर हाउसवाइफ है उनके लिए क्या है, तो ज़्यादातर महिलाएं जो है वो टेक्सटाइल मिल में काम करती है, तो ये जो 7 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे इनका वो उस महिलाओं को यानी कि जो हाउसवाइफ है उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद भी होगी। उसके बाद में ये जो हमें चार्ट दिख रहा है इसमें हमें आईआईपी दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग दिख रहा है और माइनिंग दिख रहा है। तो आईआईपी यानी क्या होता है, तो आईआईपी यानी होता है इंडेक्स इंडस्ट्री प्रोडक्शन। नवंबर 2020 से जनवरी 2020 तक ये टोटल जो हमें यहाँ पर चार्ट दिख रहा है, जिसमें अगर हम मार्च और अप्रैल या फिर मई की बात करें तो जो ऑरेंज कलर दिख रहा है वो हमें काफ़ी ज़्यादा नीचे गया हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई थी, इसलिए ये जो ग्राफ है ये 0 से भी नीचे गया हुआ दिख रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की, तो ये कहीं ना कहीं पटरी पर आता हुआ हमें नजर आ रहा है। उसके बाद में अगला जो सेक्टर है वो है हमारा डिफेंस का सेक्टर। डिफेंस के सेक्टर में इस साल जो है वो 4,78,195 करोड़ रुपए जो खर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में पिछले साल से 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा इस साल हम खर्च कर रहे हैं। उसके बाद में अगर हम ये बात करें 4,78,000 करोड़ की, तो इसमें 3.62 लाख करोड़ रुपए जो है वो हम पेंशन के रूप में खर्चा करेंगे। पिछले साल हमने पेंशन के रूप में 3.37 लाख करोड़ रुपए खर्चा किए थे। उसके बाद में अगर हम हमारे अगले सेक्टर की बात करें तो अगला जो सेक्टर है वो है कंपनीज का सेक्टर। कंपनीज के इसमें जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसको रिवाइज करा गया है। आज तक जो कंपनी है उसकी अगर 2 करोड़ कैपिटल होगी और उसका टर्नओवर 20 करोड़ होगा तो वो कंपनी जो है वो एक स्मॉल कंपनी के रूप में उसे मान्यता दी जाएगी। इसके वजह से जो कंपनीज है स्मॉल कंपनीज उन्हें काफी ज्यादा फायदा भी हो सकता है। उसके बाद में जो हमारा अगला सेक्टर है वो है बैंकिंग और फाइनेंस का सेक्टर। इसमें क्या करा गया है कि जो एफडीआई की लिमिट है इंश्योरेंस की, इसमें उसे 50% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। उसके बाद में अगर हम फॉरेन की ओनरशिप की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए भी रेगुलेशन लगा गए हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बजट में ये हुई है कि जैसा कि हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखा कि काफी ज्यादा जो बैंक्स थी वो करप्ट हो गई थी और वो वहां पर बंद भी हो गई थी। इसके वजह से जो लोग उसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं उन्हें सिर्फ 1 लाख रुपए मिलते थे, उनका कितना भी अगर अमाउंट बैंक में होगा फिर भी। लेकिन इस साल जो है इस स्कीम को जो है वो 1 लाख से 5 लाख करने की जो है वो योजना करी जा रही है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हाल ही के दिनों में 1-2 चीज़ें ऐसी हुई है कि अगर कोई व्यापारी है वो लोन लेता है लेकिन फिर टाइम पे जो है वो लोन नहीं भरता है, तो इसके लिए एक एक्ट है सरफाई एक्ट, जिसके तहत उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन अगर उसका लोन 50 लाख होगा तो ही उस पर कार्रवाई होती थी, लेकिन इस साल ये जो स्कीम है यानी कि 50 लाख से इसकी जो अमाउंट है वो 20 लाख भी कर दी गई है। उसके बाद में अगर हम एनबीएफसीज की बात करें तो एनबीएफसीज का जो मिनिमम एसेट होगा वो 100 करोड़ रुपए होगा। एनबीएफसी यानी होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। उसके बाद में अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो जो 75 साल के ऊपर के लोग हैं उनके लिए जो टैक्स है वो उन्हें नहीं भरना पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में जो क्लीनर एयर है उसके लिए एयर पोल्यूशन के लिए 2217 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे। उसके बाद में एक स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है उसे लॉन्च किया। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी का क्या मतलब होता है, तो एक ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर होंगे जहां पर अगर आपकी व्हीकल को 20 साल हो गए हैं या फिर 15 साल हो गए हैं तो उसकी चेकिंग करवानी होगी और ये आप पे डिपेंड होगा कि आपको इसको आगे चलाना है, एयर पोल्यूशन और करना है या फिर नहीं करना है। उसके बाद में अगर हम बात करें जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं उनकी संख्या जो है वो 2014 में 3 करोड़ लोग थे
लेकिन इस साल जो है वो 6 करोड़ लोग हो गए, यानी कि जो इनकम टैक्स लोग भरते थे वो 2014 में 3 करोड़ लोग भरते थे और 2020 में जो है वो 6 करोड़ लोग भर रहे हैं, यानी कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है सरकार के लिए। उसके बाद में अगर हम बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 2019-20 में हमें दिख रहा है और 2020-21 में दिख रहा है। अगर हम 20-21 में अप्रैल, मई या फिर जून या फिर जुलाई या फिर अगस्त की बात करें तो लॉकडाउन का पीरियड था, इसलिए जीएसटी का जो कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। उसके बाद में जो यहाँ पर ये चार्ट है ये हमें ये दिखा रहा है कि जो एक्सपेंडिचर हुआ है मेजर आइटम्स पर, यानी कि जो हाउसिंग या फिर हेल्थ या फिर रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स, रूरल डेवलपमेंट, कंज्यूमर, एग्रीकल्चर, होम अफेयर और डिफेंस में। उसके बाद में अगर हम इस साल के फाइनेंशियल बजट की बात करें तो जो एक्सपेंडिचर है वो करा गया है 34.83 लाख करोड़ रुपए का जो एम है एक्सपेंडिचर का वो रखा गया है। उसके बाद में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो रखा गया है 5.5 लाख करोड़ रुपए का। उसके बाद में फिस्कल डेफिसिट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पिछले साल 9.5% हो गया है, लेकिन इसे इस साल जो है वो 6.8% करने का अनुमान है। तो आखिर बात यहाँ पर ही आती है कि जो रुपी बनता है वो रुपी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है बोरोइंग की। तो जो आरबीआई है उनके साथ जो निर्मला सीतारमण जी है उनकी बातचीत चल रही है, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।